हेलो स्टूडेंट। आज पंचायत से संबंधित एक विशेष चीज मैं आपको बताने वाला हूँ और ये विशेष चीज है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत की व्यवस्था किस तरीके से की जाए। देखिए, जब समितियां बनी बलवंत राय मेहता समिति से गॉडगिल समिति, जिसका मैंने पहले ही जिक्र आपको बता दिया है कि किस तरीके से समितियां बनी और समितियों में क्या क्या सिफारिशें रही। उसके बाद में हमारा 73वां संविधान संशोधन भी आया। 73वां संविधान संशोधन हो गया, पंचायतों की एक व्यवस्था होगी। तो उससे पहले गॉडगिल समिति जब आया तो गॉडगिल समिति के बाद में एक और समिति बनी और वो समिति था भूरिया समिति। अब ये भूरिया समिति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पहले की जितनी भी समितियां रही उन समितियों ने पंचायतों से संबंधित कुछ अपनी सिफारिशें बताई कि पंचायतों का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, या द्विस्तरीय होगा या त्रिस्तरीय होगा, या पंचायत के ऊपर में कौन होंगे, ये सारा कार्यक्रम उन्होंने बताया। लेकिन एक चीज जो छूटा और वो छूट गया अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। जो संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए पंचायतों की व्यवस्था किस तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं वो अलग तरीके के क्षेत्र होते हैं। सामान्य क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में चीजें थोड़ी सी अलग अलग होती है। आदिवासी क्षेत्रों का जीवन यापन अलग होता है, उनके रहने का तरीका अलग होता है, उनके कल्चर अलग होते हैं, उनका जो आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो अलग होती है, किसानी जो करते हैं वो उनकी पद्धतियां अलग होती हैं। तो वो सारी चीजें कुल मिला के ये था कि एक अलग क्षेत्र रहा आदिवासी क्षेत्र, तो इनके लिए क्या प्रावधान किया जाए। तो इसके लिए एक भूरिया समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति का गठन हुआ 10 जून 1994। ये भूरिया समिति का गठन हुआ और भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया 1995 को। इसके अध्यक्ष का नाम भी मैं बता दूं आप लोग को। अध्यक्ष का नाम था दिलीप सिंह भूरिया। ये अध्यक्ष का नाम भी आप याद रखेंगे। भूरिया समिति ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर ही पेशा अधिनियम बना और पेशा अधिनियम जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों के कानून से संबंधित है। और ये पेशा अधिनियम जो है ये आज के डेट में वर्तमान समय में उन क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो भूरिया समिति जो है किससे संबंधित समिति है? तो भूरिया संबंध जो समिति रहा वो समिति संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से। यदि ऑप्शन में अनुसूचित क्षेत्र नहीं दिया है तो आप सिर्फ पंचायतों से ये संबंधित आप ये जो समिति है वो आप याद रखेंगे। उद्देश्य क्या रहा भूरिया समिति का? भूरिया समिति का मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए पंचायतों का विकास कैसा हो, वहां की पंचायतों की संरचना कैसे हो, वहां की पंचायतों की स्ट्रक्चरिंग कैसे हो, पंचायतों में वहां आरक्षण किस तरीके से किया जाए, ये अलग अलग सिफारिशें उन्होंने दी थी। बाद में इस सिफारिश को लागू कर दिया गया और लागू करने के बाद में पेशा अधिनियम बना, है ना। तो पेशा अधिनियम, तो पहले मैं इस भूरिया समिति के बारे में आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। भूरिया समिति का गठन जैसे मैंने बताया 10 जून 1994 को हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट दिया 1995 को। आदिवासी क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित प्रावधान इसी से बनाए गए। अध्यक्ष का नाम रहा दिलीप सिंह भूरिया। तो जब इसने अपनी रिपोर्ट 1995 में दिया उसके बाद संसद में एक कानून आया पेशा 1996 या पेशा अधिनियम इसको हम लोग बोलते हैं। इसको बोला जाता है पेशा अधिनियम 1996। ठीक है, पेशा अधिनियम का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन इन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार किस तरीके से किया जाए, ये था हमारा पेशा कानून। पेशा कानून किससे संबंधित है? तो ये आप याद रखेंगे, पेशा कानून संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों से, जो अनुसूची 5 में संबंधित क्षेत्र है उससे। पेशा कानून का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन इनटू द शेड्यूल्ड एरियाज। पंचायत एक्सटेंशन इनटू द शेड्यूल्ड एरियाज, ये कानून, ये अधिनियम कब आया? 1996 में ये अधिनियम आया था। और ये अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये जो पेशा अधिनियम है ये संबंधित है भूरिया कमेटी से। ठीक है, वर्तमान समय में
ये अधिनियम काफी महत्व रखता है उन क्षेत्रों के लिए जो आदिवासी क्षेत्र हैं, और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो वैसे आदिवासी क्षेत्र हैं। जैसे बस्तर का कुछ क्षेत्र आप ले लेंगे, कुछ क्षेत्र क्या सामान्यतः बस्तर के लगभग सारे जिले जो हैं वो आदिवासी जिलों में शामिल है। जो उत्तरी क्षेत्र हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां भी आदिवासी जिले हैं। तो ऐसी जगहों के लिए ये पेसा कानून आवश्यक है। ये एक केंद्रीय कानून है। अब केंद्रीय कानून की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? देखिए, होता क्या है कि जब पंचायत बने तो पंचायतों के कुछ कार्य निर्धारित किए गए, और वो कार्य किन्होंने निर्धारित किया? राज्य ने निर्धारित किया। तो एक ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए कुछ कानूनों का अतिक्रमण राज्य सरकार द्वारा किया जाए, या राज्य सरकार हो सकता है कि आदिवासी क्षेत्रों में कहीं कहीं कुछ अतिक्रमण, क्योंकि इससे पहले भी आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि भूमि अतिक्रमण की बात उठी थी, आदिवासी लोगों की भूमियों पे कब्जा करने की बात हो रही थी। तो इसके लिए केंद्र ने एक कानून बनाया, पेसा कानून। ठीक है, पेसा कानून के अंतर्गत ये होगा कि योजनाएं भले ही राज्य सरकार बनाएंगी, लेकिन किसी भी तरीके का अतिक्रमण राज्य सरकार द्वारा उन क्षेत्रों पे नहीं किया जा सकता है। तो ये पेसा कानून का अपना एक अलग महत्व है। ठीक है, पेसा कानून लगभग 10 राज्यों में आ चुका है। तो कितने राज्यों में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेसा कानून कितने राज्यों में है। तो पेसा कानून 10 राज्यों में है, और उन 10 राज्यों में सबसे पहले जो पेसा कानून आया था वो आया था आंध्र प्रदेश। मैं अभी आपको ये पूरा लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन सी जगह पे पेसा कानून लागू है। तो आंध्र प्रदेश में लगभग 2011 में ये पेसा कानून लागू हुआ। तो ये पहला राज्य है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, लगभग सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। घुरिया समिति अपने आप में अलग महत्व रखता है, कब गठित हुआ था, रिपोर्ट कब दिया गया था, पेसा कानून किससे संबंधित है, किन क्षेत्रों से पेसा कानून संबंधित है, संविधान में उल्लेखित अनुसूची में से किन अनुसूची, जैसे 5वीं अनुसूची मैंने बताया, तो 5वीं अनुसूची से पेसा कानून संबंधित है। पेसा कानून का फुल फॉर्म क्या है? पेसा कानून अधिनियम जो आया, पेसा अधिनियम कब आया? तो 1996 में आया। कितने राज्यों ने अभी तक पेसा को अपनाया? तो 10 राज्यों ने अभी तक पेसा को अपनाया। सबसे पहला राज्य कौन था? तो 2011। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आपको छोड़ना है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं इसको बता देता हूं, और आपको इसमें ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसको आपको इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो पेसा कानून है या घुरिया समिति है, सिफारिशें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिए कि जो आदिवासी क्षेत्र से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सब की सिफारिश इसने कानून ने कर दी थी। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य रहे हैं जिन्होंने पेसा कानून को अपनाया? तो इसमें मैंने आपको जैसा पहले बताया, सबसे पहला जो राज्य रहा वो राज्य रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इसको 2011 में ही अपना लिया। तो सबसे पहला राज्य जो है उसकी स्थिति आपको थोड़ा सा याद रखना है, आंध्र प्रदेश। फिर क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, तो तेलंगाना ने ही अपनाया। तेलंगाना के बाद में झारखंड, ये सब आदिवासी क्षेत्र हैं, झारखंड ने भी अपनाया। फिर गुजरात ने भी अपना लिया, फिर हिमाचल प्रदेश ने भी अपना लिया, मध्य प्रदेश ने भी अपना लिया, महाराष्ट्र ने भी अपना लिया। ये ऐसा कोई क्रम से नहीं बता रहा हूं, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं। पहला आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश ने अपनाया, तेलंगाना ने अपनाया। ये ऐसा क्रमवार नहीं है, ये राज्यों के नाम है बस। इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, बस आपको याद रखना है कि पहला अपनाने वाला कौन सा था। ठीक है, महाराष्ट्र ने अपनाया, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा ने भी इसको अपना लिया है, उड़ीसा के बाद राजस्थान ने भी इसको अपना लिया है, 8, 9, और छत्तीसगढ़। अब ये छत्तीसगढ़ की थोड़ी स्थिति विशेष, इस पे हम बात कर लेते हैं। पहला अपनाने वाला तो आंध्र प्रदेश रहा। किन किन ने अपनाया है, तो ये लिस्ट है, ये आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश, देखिए पूर्वी क्षेत्र की यदि मैं बात करता हूं तो पूर्वी क्षेत्र में लगभग झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 4 आपके पूर्वी क्षेत्र तो आ ही जाएंगे। तो ये आप पूर्वी क्षेत्रों को लेकर लिस्ट आप नाम याद रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले उधर उत्तर में चलेंगे, पूर्वी में चलेंगे तो झारखंड के नीचे आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, ये हो गया। पश्चिमी क्षेत्र में बात करें तो गुजरात, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में बात करें तो एमपी और छत्तीसगढ़, इसने भी अपना लिया है।
राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में है, वो भी अपना चुका है। महाराष्ट्र जो है दक्षिणी क्षेत्र मान ले, तो दक्षिणी क्षेत्र ने भी इसको अपनाया है। तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने तो अपनाया है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो पेशा अधिनियम आया, ये पेशा अधिनियम छत्तीसगढ़ में कैबिनेट ने मंजूरी दिया था 7 जुलाई 2022 को। ये कैबिनेट की जो मंजूरी आई ये 7 जुलाई 2022 को आई। राजपत्र में ये आया था 8 अगस्त 2022 को और लागू हो गया ये 9 अगस्त 2022 को। आदिवासी दिवस था 9 अगस्त 2022। तो आदिवासी दिवस के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बताया कि पेशा कानून लागू हो गया है। तो इस तरीके से ये स्थिति रही। अब पेशा कानून में मुख्य बात क्या था कि पेशा कानून में मुख्य बात ये था कि जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायतें जो बनेंगी, तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो विशेष ग्राम पंचायत बनेगा, उस विशेष ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण होगा आदिवासियों के लिए। ये इसकी मुख्य बात है। मतलब 50%, जैसे जो सामान्य ग्राम पंचायत होते हैं उसमें 50% की व्यवस्था नहीं की गई थी। सामान्य ग्राम पंचायत में जनसंख्या के हिसाब से ST SC वर्ग के लिए जनसंख्या के हिसाब से बात की गई थी, तो उसमें ऐसा कोई डिजिट फिक्स नहीं किया कि इतना प्रतिशत होना चाहिए। एक तिहाई महिलाएं जो होनी है वो 1/3 महिलाओं के लिए सीट रखा गया। तो OBC के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि कोई कंफर्मेशन ऐसा नहीं था कि OBC के लिए राज्य सरकार निर्धारित करेगी कौन सी जगह के लिए कितना आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो केंद्रीय स्तर पर जो योजना बनी उसमें कहा गया कि 50% आदिवासी होंगे। मतलब इसके साथ राज्य सरकार भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। जो आदिवासी क्षेत्र है, जो अनुसूची 5 में जो उल्लेखित क्षेत्र है, तो उल्लेखित क्षेत्रों में से जो ग्राम पंचायतें निर्धारित की जाएंगी उसमें 50% का आरक्षण जो होगा वो किसको दिया जाएगा, आदिवासी क्षेत्रों को, और 25% का आरक्षण महिलाओं के लिए। जो 25% का आरक्षण दिया जाएगा वो आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं के लिए। तो ये इतनी चीजें आपको भूरिया समिति से संबंधित है वो याद रखना है। पेशा कानून को याद रखना है। 1996 में ये आया था। ये ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका जो पेपर है वो पंचायत से संबंधित पेपर है। तो पंचायत से संबंधित कोई भी इश्यूज जो है या कोई भी अधिनियम जो है या कोई भी कानून जो है, कोई भी धारा है या उपधारा है, वो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कोई भी चीज पूछा जा सकता है पंचायत से संबंधित। बाकी जो आपकी सिलेबस की चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा, देखिए हमारा जो फोकस पॉइंट होता है जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एक हमारा प्राइमरी फोकस का पॉइंट होता है और एक हमारा सेकेंडरी होता है। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे प्राइमरी फोकस का आपका जो पॉइंट होगा वो पंचायत से संबंधित चीजें आपकी होनी चाहिए। जो आपके सिलेबस में उल्लेखित चीजें हैं वो आपकी प्राइमरी फोकस की होनी चाहिए। अब उसमें भी कुछ चीजें हैं जो आप छोड़ सकते हो, जैसे क्या क्या चीजें हमको पढ़नी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जब आप दोगे तो आपका जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है। शॉर्ट में चीजें लिखी होती हैं, सिलेबस आपका बहुत बड़ा होता है। आप जब सिलेबस जैसे शॉर्ट में चीज लिख दिया कि भारतीय संविधान, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब भारतीय संविधान अपने आप में बहुत बड़ा है, तो हम संविधान में क्या चीजें पढ़ें और क्या चीजें नहीं पढ़ें, इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। क्या नहीं पढ़ना है ये तो आपको बहुत ज्यादा सोचना है कि हम कौन सी चीज को नहीं पढ़ें, ठीक है। तो प्राइमरी फोकस का जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपका जो पेपर है वो किससे संबंधित है, आपको क्या काम वहां पे करना है। आप यदि किसी पद में आपकी तैनाती हो जाती है तो फाइनली जाके आपको किस चीज के बारे में बात करनी है, किस चीज के बारे में आपको देखना है, तो वो आपका प्राइमरी फोकस का विषय है। जैसे पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था जो है आपके सिलेबस का, तो आपको फिर पंचायत से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपको सबको देखनी पड़ेंगी। कितनी धाराएं हैं, कितनी उपधारा हैं, कौन सी अनुसूची, वो सारा चीज आप डिटेल में देखिए, ठीक है। अब जो चीज नहीं है उसको आप सेकेंडरी में थोड़ा सा रख लीजिए कि पंचायत से संबंधित, जैसे भूरिया समिति है तो भूरिया समिति पेशा कानून है, तो पेशा कानून को आपको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। भूरिया समिति पंचायतों से संबंधित है तो इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान से, कब गठित हुआ, एटलीस्ट कब गठित हुआ है, रिपोर्ट कब दी गई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इतना पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। बहुत ज्यादा सिफारिशों को आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी उसमें चलता है, ठीक है।
बहुत सारी चीजें, जैसे आप संविधान संविधान आपके सिलेबस में है, जब आप संविधान पढ़ोगे तो आपको पूरा संविधान तो नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चरिंग पढ़नी है कि संविधान में पंचायतों से संबंधित क्या क्या संरचनाएं हैं, क्या क्या स्ट्रक्चरिंग। जब हमारे सर आपको संविधान पढ़ाएंगे तो वो वहाँ पे आपको आपकी प्राइमरी फोकस की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपकी प्राइमरी फोकस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का भूरिया समिति है। अगला जो क्लास होगा उसमें हम फिर आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ये अगली क्लास से हमारा शुरू हो जाएगा। ये बहुत डिटेल में हम जाएंगे, अच्छे से जाएंगे और अच्छे से इसकी पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से ये अधिनियम आया, कब आया, कैसे आया, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो ये सारा फैक्ट वाली चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट वाला चीज़ देखेंगे। ठीक है।